हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 45। ठीक है, आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी। तो देखिए आर्टिकल क्या कहता है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन until they complete the age of 14 years। ठीक है, इसका मतलब है कि आर्टिकल 45 स्टेट को ये निर्देश दे रहा है कि स्टेट को ये प्रयत्न करना चाहिए कि संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर सरकार 14 साल या उससे कम उम्र के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। अब देखिए कि आर्टिकल 45 को उन्होंने एक विशेष तरह का मतलब आप कह लीजिए कि इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये मेंशन कर दिया कि आर्टिकल 45 में ये जो निर्देश है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू 14 years ऑफ एज, ये सरकार को लागू या इंश्योर करना होगा 10 साल के भीतर। ठीक है, संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर। इसका मतलब है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन काफ़ी क्रूशियल चीज़ है। ठीक है, तो जब ये इतना ही क्रूशियल था या इतना ही आप कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट चीज़ था या है, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इसको फंडामेंटल राइट का पार्ट क्यों नहीं बना दिया। अगर ये फंडामेंटल राइट का पार्ट होता तो स्टेट के ऊपर इन्फोर्सिएबल होता थ्रू कोर्ट। ठीक है, तो स्टेट इसे इंश्योर करती। तो देखिए प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम 1950s की बात करें, ठीक है, जब संविधान लिखा जा रहा था उस वक्त देश की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पुअर थी। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे उस समय की इंडिया, अगर हम उस समय की भारत की बात करें तो ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज़ थे जहाँ पे आपको स्कूल्स नहीं मिलते हैं, यानी एलिमेंट्री स्कूल्स बहुत सारे रूरल एरियाज़ में या विलेज एरियाज़ में मौजूद नहीं थे। तो अगर हम आर्टिकल 45 को फंडामेंटल राइट बना भी देते हैं तो सरकार उसे फुलफ़िल नहीं कर पाती। ठीक है, तो अगर कोई कोर्ट में जाके सरकार से उस वक्त इसे फंडामेंटल राइट के तौर पे मांगता तो सरकार नहीं दे पाती, बिकॉज उस वक्त देश में इतने एलिमेंट्री स्कूल्स नहीं थे। तो संविधान सभा ने, ठीक है, सरकार से ये उम्मीद की कि 10 साल के भीतर सरकार इस आर्टिकल को सबसे अधिक इम्पोर्टेंस देगी और इसे 10 साल के भीतर फुलफ़िल करने का प्रयास करेगी। अब देखिए 10 साल तो छोड़िए, अगले 40 सालों तक हमारे भारत में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को लेके कोई ख़ास कदम नहीं उठाया गया। तो फाइनली 1992 में आर्टिकल 45 को सुप्रीम कोर्ट के नज़र में लाया गया इन मोहिनी जैन केस। ठीक है, तो मोहिनी जैन केस में उन्होंने 3 आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। पहला आर्गूमेंट था कि मिलॉर्ड, आर्टिकल 45 में जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू 14 years ऑफ एज, ये जो बात कही गई है ये आर्टिकल 21 का पार्ट होना चाहिए, या हम इसे आर्टिकल 21 का क्रूशियल पार्ट्स मान सकते हैं। बिकॉज आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी। तो एक अगर आप समझिए कि कोई भी बच्चा है, अगर उसको आगे चल के अपने लाइफ में प्रोफेशनल चॉइसेस बनानी है, ठीक है, या किसी भी तरह का एकेडमिक चॉइस बनाना है, तो उसको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना ही चाहिए। या कोई भी व्यक्ति आगे चल के अगर समाज में एक डिग्निफाइड ज़िंदगी जीना चाहता है तो उसका एजुकेटेड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, इसको हम आर्टिकल 21 का एक क्रूशियल इंटरप्रिटेशन समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है ये। दूसरी बात मोहिनी जैन केस में उन्होंने ये पुट फॉरवर्ड किया कि मिलॉर्ड, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, उसने भी उसने
आर्टिकल 45 के इस प्रोविज़न को लागू करने के लिए सरकार को 10 साल का वक्त दिया था, जो कि बहुत पहले ही बीत गया। और तीसरा आर्गुमेंट उनका ये था कि आर्टिकल 45 को लिखते समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने स्टेट के इकोनॉमिक कैपेसिटी की कोई लिमिटेशन इम्पोज नहीं की इस पे। यानी कि आर्टिकल 45 में जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 21 का क्रूशियल पार्ट है। इसके ऊपर एक टाइम लिमिट दी गई विदिन 10 ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 45 में स्टेट के इकोनॉमिक कैपेसिटी की कोई भी लिमिटेशंस इम्पोज नहीं किए गए। तो मोहिनी जैन केस में उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, आप आर्टिकल 45 के प्रोविज़न को फंडामेंटल राइट का पार्ट बना दो अंडर आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि यस, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, ओके, अंटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट हो गया। लेकिन चूँकि 1992 की अगर मैं बात करूँ, उस वक्त भी देश में, रूरल इंडिया में इतने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे कि सरकार इसको एज ए फंडामेंटल राइट इंश्योर कर सकती थी। तो जो मोहिनी जैन केस का जजमेंट है उसको चैलेंज किया गया KR उन्नी कुमार केस 1993, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि राइट टू एजुकेशन एक क्रूशियल ह्यूमन राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, जस्ट टू रिवॉर्ड द मोहिनी जैन केस जजमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट की उस समय मतलब कैपेसिटी नहीं थी कि वो इसे फंडामेंटल राइट के तौर पे इंश्योर कर पाती, बिकॉज स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर उतने नहीं थे उस वक्त। और देश की 1991 1992 के अगर दरमियान आप 1990s का दौर देखें तो देश के पास फॉरेक्स रिज़र्व बहुत कम हो गया था। तभी हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाए थे, तो देश की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत पुअर थी उस वक्त। फाइनली जो आर्टिकल 45 है, ये चूँकि आर्टिकल 21 का एक बहुत ही क्रूशियल इंटरप्रिटेशन है और इसे फंडामेंटल राइट होना भी चाहिए। ठीक है, फाइनली 2002 में, ठीक है, फाइनली 2002 में गवर्नमेंट ने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, और उसके तहत उन्होंने आर्टिकल 21A इंसर्ट किया पार्ट 3 में। ठीक है, आर्टिकल 21 के बाद जो आपको अगला आर्टिकल मिलेगा वो आर्टिकल 21A है, और उसमें इसे फंडामेंटल राइट बना दिया। तो अगर आप आर्टिकल 21A को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज 6 to 14 years in such a manner as state may by law determine। यानी कि आर्टिकल 21A में ये लिखा है कि स्टेट, ठीक है, जो स्टेट है वो 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और ये स्टेट कर सकती है अपने हिसाब से कानून बनाकर। ठीक है, तो इसके लिए जो कानून बनाया गया, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन 6 to 14 years, इसके लिए जो बाद में जो कानून या एक्ट बना उसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, इस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो पूरा नाम है वो है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, तो ये तो 2009 में बना, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2002 में ही आर्टिकल 21A के तहत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 years फंडामेंटल राइट हो गया। तो इस फंडामेंटल राइट को फुलफ़िल करने के लिए जो हमारी देन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जिसको आप कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। ठीक है, या एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन का यूनिवर्सल अटेनमेंट। ठीक है, और उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लोगन भी था कि सब पढ़ें सब बढ़ें। फाइनली सर्व शिक्षा अभियान को स्ट्रेंथन करने के लिए मिड डे मील स्कीम लाई गई। ठीक है, तो गवर्नमेंट का वो स्कीम था, सर्व शिक्षा अभियान एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी,
जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में करके चलाया गया था, ठीक है। इट वाज नॉट एन एक्ट, इट वाज जस्ट ए स्कीम टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 21A। फाइनली आर्टिकल 21A को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्ट जो पारित किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मैंने आपको बताया। फाइनली इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट को CLPR एक्ट के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ये सारा डेवलपमेंट हम देखेंगे। उससे पहले कुछ और एजुकेशन को लेके आप बातें समझिए। देखिए, इंडिया में एजुकेशन को लेकर जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है, एजुकेशन को लेकर जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं या बनाने का काम, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है MHRD, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो MHRD के अंदर बेसिकली 2 एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जिसका काम होता है कि स्कूल क्लास 1 से क्लास 12 के लिए, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। और 12th के बाद जो हायर एजुकेशंस हैं, ठीक है, फ्रॉम ग्रेजुएशन टू PhD, MPhil, PhD एंड पोस्ट डॉक्टरेट, उनको लेकर जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ होंगी देश के अंदर, उनको बनाना, इम्प्लीमेंट करने का काम MHRD की दूसरी डिपार्टमेंट करती है, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अब देखिए, जो MHRD है वो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को लेके जो भी पॉलिसीज़ बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है, ये वो करती है थ्रू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है MHRD का, वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जिसके तहत सारा स्कूल और हायर एजुकेशन गवर्न होता है। तो पहली बार नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में देन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बनाया था। बाद में उस फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिवाइज किया गया इन 1986 बाय देन राजीव गांधी गवर्नमेंट, एंड देन फाइनली तीसरी बार नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिवाइज किया 2020 में बाय दी नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट। तो अभी जो देश में एजुकेशन पॉलिसी गवर्न हो रही है वो रिवाइज्ड, थर्ड टाइम रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के तहत हो रहा है। अब देखिए, अगर मैं क्लास 1 से, अब चूँकि बेसिकली देखिए आर्टिकल 45 में जिस एजुकेशन की बात की गई थी वो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन की बात की गई थी। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन का मतलब है क्लास 1 से क्लास 8 तक का। और आर्टिकल 21A के अंदर जो फंडामेंटल राइट मिली है 6 से 14 साल के बच्चों को, वो भी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन के लिए है, यानी क्लास 1 से क्लास 8 तक। और जो भी सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सब कुछ क्लास 1 से क्लास 8 तक यानी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन को ही डील करता है। और MHRD के जो डिपार्टमेंट इसको गवर्न करती है उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो ये मोटी मोटी बातें आप समझ गए। अब देखिए, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है लोअर प्राइमरी एजुकेशन, जहाँ पे क्लास 1 से क्लास 4 आती है, देन अपर प्राइमरी एजुकेशन जहाँ पे क्लास 5 से क्लास 8 आता है। अब देखिए, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन, ठीक है। फ्री का मतलब होता है कि क्लास 1 से क्लास 8 तक की जो एजुकेशन है सभी बच्चों को फ्री दी जाएगी, यानी उनसे ना तो कोई एडमिशन फ़ीस लिया जाएगा, ना ही एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन के दौरान किसी भी तरह का कोई अदर फीस या चार्जेज या एक्सपेंसेस लिए जाएंगे, ठीक है। इट शुड बी कम्प्लीटली फ्री। कंपल्सरी एजुकेशन का क्या मतलब है? देखिए, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना तो उसके तहत कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी स्टेट और वहाँ जो भी स्टेट और उस स्टेट की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जिनके अंदर वो एलिमेंट्री स्कूल आता है, तो लोकल अथॉरिटीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन है कि वो इंश्योर करें उस रीजन में हर बच्चा जो 6 से 14 साल के बीच में आता है उसको एलिमेंट्री स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए, ठीक है, उसका एडमिशन होना चाहिए। साथ ही साथ वो ये इंश्योर करे कि वो बच्चा हर रोज़ स्कूल को अटेंड करे,
यानी उसका रेगुलर स्कूल अटेंडेंस होना चाहिए। और उस लोकल अथॉरिटी की ये भी जिम्मेदारी है कि इंश्योर करें कि वो तमाम बच्चे अपना पूरा एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन कंप्लीट भी करें। ऐसा नहीं है कि बच्चे को इनरोल करा दिया गया, वो कुछ दिन स्कूल अटेंडेंस किया फिर ड्रॉप आउट हो गया, नहीं। तो उस इलाके के, उस विलेज एरिया में जो एलिमेंट्री स्कूल है, उस स्कूल के अंदर उस विलेज एरिया के जितने भी एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको एडमिशन दिलाना, उनकी रेगुलर अटेंडेंस इंश्योर करना और उनका एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कराना, ये लोकल अथॉरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन हो गई थ्रू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस और यही इस वर्ड का मतलब है कंपलसरी एजुकेशन का, ठीक है। अब देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने जब सर्व शिक्षा अभियान चलाया, ठीक है, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी और हम पहले सर्व शिक्षा अभियान में जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसको समझेंगे। फिर उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 क्यों लाया गया, वो सर्व शिक्षा अभियान के स्कीम में जो कमियां थी उनको रिमूव करने के लिए। फाइनली इस एक्ट के पास होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स थी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन में, फर्दर उनको रिमूव करने के लिए या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने 2016 में इसको CLPR एक्ट के साथ मर्ज कर दिया थ्रू अमेंडमेंट। तो इन सारे डेवलपमेंट को समझेंगे। तो पहले सर्व शिक्षा अभियान से स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्व शिक्षा अभियान का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो पॉपुलर वो आप कह लीजिए कि स्लोगन या जो इनका पॉपुलर सिंबल था वो ये था कि एक पेंसिल जिस पे आगे एक छोटी बच्ची बैठी होती थी, पीछे एक छोटा लड़का, और उनके ऊपर लिखा होता था सर्व शिक्षा अभियान, नीचे एजुकेशन टू ऑल, और उसके नीचे लिखा होता था सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। तो आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाएंगे या एलिमेंट्री स्कूल में तो वहाँ पे आपको ये जो है पिक्चर और ये स्लोगन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसे बहुत एम्बिशियस तरीके से प्रमोट भी किया और ज़रूरी था ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके इस चीज़ को लेके। और जब सर्व शिक्षा अभियान स्कीम चलाई गई तो गवर्नमेंट ने जो फेल्योर देखा वो ये था कि अभी भी रूरल इंडिया में या जो भी लोकल एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ के स्कूल में उस लोकल एरिया के बिलो पॉवर्टी लाइन के या पुअर हाउस होल्ड के जो बच्चे हैं अभी भी उनका स्कूल इनरोलमेंट कम है। और जो स्कूल में इनरोल हो भी रहे हैं, ठीक है, जिनके माता पिता स्कूल में इनरोल करा रहे हैं, उनका स्कूल अटेंडेंस रेगुलर नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाया मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम से गवर्नमेंट के दो टारगेट थे। पहला टारगेट तो ये था कि चूँकि अगर स्कूल में बच्चों को अच्छा फूड, टेस्टी फूड एज ए लंच मिलेगा तो इससे जो BPL कैटेगरी के पेरेंट हैं या जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो मोटिवेट होंगे कि वो अपने बच्चे को स्कूल में इनरोल कराएं, बिकॉज फ्री में बहुत अच्छा खाना मिलेगा उनको। साथ ही साथ बच्चों के पास मोटिवेशन होगा कि उनको लंच मिलेगा तो वो रेगुलर स्कूल आएंगे। हालांकि मिड डे मील स्कीम से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, इनरोलमेंट नंबर्स बढ़े, स्कूल अटेंडेंस भी काफ़ी रेगुलर हुआ। साथ ही साथ गवर्नमेंट का एक दूसरा टारगेट था कि मिड डे मील स्कीम के तहत जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो यंग एज के बच्चे हैं स्पेशली इन द रूरल इंडिया, ठीक है, जो BPL कैटेगरी या पुअर हाउस होल्ड हैं, उनके बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन या अंडर ग्रोथ की प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसको भी सॉल्व करना एक बड़ा टारगेट था। हालांकि इन दोनों चीज़ों पे गवर्नमेंट को सक्सेस मिली। हालांकि मिड डे मील स्कीम में काफ़ी करप्शन भी हुआ, आज भी कुछ इलाकों में होता है, बिकॉज जिस तरह के न्यूट्रिशनल और कैलोरीफिक वैल्यू का फूड बच्चों को मिलना चाहिए जो डिज़ाइंड है, वो उस क्वालिटी का, उस स्टैंडर्ड का नहीं मिलता है। तो ये एक दुखद बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने स्तर से अच्छा प्रयास किया। तो सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, ये सब चल रहा था किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और ये MHRD के अंदर आती है। तो ये सब चल रहा था, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा था, स्टेट गवर्नमेंट भी उस स्कीम में इन्वेस्ट कर रही थी, बिकॉज इट्स अ पार्टनरशिप स्कीम। तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे,
कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी एलिमेंट्री स्कूल्स में जिसकी वजह से स्टिल इनरोलमेंट अभी भी मतलब सभी बच्चे इनरोल नहीं हो रहे थे, ठीक है। और अगर हो भी रहे थे तो स्कूल अटेंडेंस फिर इरेगुलर था, ठीक है। और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स थी। उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए फाइनली गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसका मैंने आपको पूरा नाम बताया कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर था कि इस एक्ट के तहत जो भी लोकल अथॉरिटी होगी, यानी पंचायत सेक्रेटरी, जो ग्राम पंचायत है, एजुकेशन सेक्रेटरी, इनका ये काम, इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन है कि ये इंश्योर करे कि उस एरिया में जितने भी बच्चे इस एज कैटेगरी के हैं उनका फ्री एडमिशन होना चाहिए, उनका स्कूल अटेंडेंस रेगुलर हो और वो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन कंप्लीट भी करें। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर डाल दिया गया इस एक्ट के अंदर कि जो भी बच्चा एडमिशन के लिए आएगा उस गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी या अपर प्राइमरी में, उस बच्चे की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। यानी कि जो भी टीचर या प्रिंसिपल उसका एडमिशन लेंगे वो उसका आईक्यू टेस्ट या किसी भी तरह का एबिलिटी टेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उस टीचर के खिलाफ इनडिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा या फिर इस एक्ट के अंदर ये पनिशेबल ऑफेंस भी है। साथ ही साथ एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी विलेज एरियाज़ में गवर्नमेंट स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल को लेके, वो ये थी कि वहाँ पे टीचर्स बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देते थे। फिजिकल पनिशमेंट मतलब उनको स्टिक से पीटना, ठीक है, बम्बो स्टिक या किसी वुडन स्टिक से पीटना, या उनको मुर्गा बनाना, उनसे उठक बैठक कराना, ठीक है। या कई बार टीचर बच्चों को बहुत डांटते थे और ह्यूमिलिएशन करते थे, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी बच्चे स्कूल नहीं आते थे, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट को प्रोहिबिट कर दिया गया। यानी कि अब एलिमेंट्री स्कूल में या किसी भी स्कूल में, ठीक है, जो भी टीचर्स हैं वो बच्चे को किसी भी तरह का फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नो फॉर्म ऑफ बीटिंग तो छोड़ दीजिए, बीटिंग के अलावा मुर्गा बनाना, उठक बैठक कराना, कुछ भी नहीं करा सकते टीचर्स। और बच्चे को ह्यूमिलिएट भी नहीं कर सकते, बच्चे को मोरल काउंसलिंग दे सकते हैं, बच्चे को समझाने का काम कर सकते हैं इन ए पोलाइट मैनर, पर उसका मेंटल हरासमेंट या ह्यूमिलिएशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हो गई इस एक्ट के थ्रू, और अगर कोई टीचर वायलेट करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। चौथा चीज़ इंश्योर किया गया इस एक्ट का जो चौथा फीचर है वो ये है कि इस एक्ट से ये भी इंश्योर किया गया है कि कोई भी बच्चा हो उससे स्कूल में एडमिशन के टाइम पे किसी भी तरह का फीस या उसके पूरे एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन में किसी भी तरह के चार्जेज या एक्सपेंसेस ना लिए जाएं। साथ ही साथ इस एक्ट ने ये भी कवर किया कि जो भी प्राइमरी या अपर प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल होंगे उनमें कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए, और ये लोकल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें इन चीज़ों को। वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होंगे कि जो स्कूल है उसके पास बिल्डिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी क्लासेस हैं वो बिल्डिंग्स के अंदर चलनी चाहिए, वो बिल्डिंग्स प्रॉपरली वेंटिलेटेड हों, उन बिल्डिंग्स के अंदर ब्लैक बोर्ड, चॉक या वाइट बोर्ड मार्कर की सुविधा होनी चाहिए, क्लीन टॉयलेट होना चाहिए, बॉय और गर्ल्स के लिए सेपरेट होना चाहिए, और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। मिनिमम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। और चूँकि 2009 का जो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2010 से, तो 2010 से ये भी इंश्योर होता है इस एक्ट से कि 2010 से ये भी इंश्योर होता है कि देश में अब कोई भी एलिमेंट्री लेवल का जो भी स्कूल है वो अनरिकॉग्नाइज तरीके से नहीं चल सकता। यानी कि अगर किसी को प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल चलानी है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी। यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल चलाना पनिशेबल ऑफेंस हो गया। साथ ही साथ टीचर्स के लिए भी टीचर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिफ़ाइन किया गया कि टीचर का जो प्राइम और मेन ऑब्जेक्टिव है वो टीचिंग है,
और उनको इस टीचिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है वो सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं। पहला कि उनको लोकसभा इलेक्शंस के लिए डिप्लॉय की जा सकती है, स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए, लोकल अथॉरिटी इलेक्शंस के लिए, या सरकार के जो 10 साल वाले सेंसस होते हैं लाइक पॉपुलेशन सेंसस। तो इन 10 ईयर्स सेंसस, लोकसभा इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन, लोकल अथॉरिटी इलेक्शन, इन 4 चीज़ों के अलावा टीचर्स को किसी और काम में नहीं लगाई जा सकती। और ड्यूरिंग इसके स्कूल आवर्स टीचर्स का प्राइमरी और एक ही काम है, वो है टीचिंग। और साथ ही साथ टीचर्स के ऊपर भी ये रेगुलेशन डाला गया कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। अगर कोई गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट ट्यूशन देते हुए पकड़ा जाएगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, जॉब तो उसकी जाएगी ही जाएगी। तो ये सारे प्रोविजंस डाल दिए गए हैं। और चूँकि अब फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट प्रोहिबिट हो गया, पनिशेबल हो गया, प्राइवेट ट्यूशन टीचर्स नहीं दे सकते थे, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो गई, और अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स नहीं चल सकते। तो इन सारी चीज़ों ने इनरोलमेंट नंबर था और जो रेगुलर अटेंडेंस थी उसको काफ़ी बूस्टअप किया। और चूँकि सर्व शिक्षा अभियान का ये टारगेट था कि 2001 से 2010 यानी 10 साल के बीच में वो यूनिवर्सल एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन अटेन कर लेंगे, पर गवर्नमेंट 2010 तक ये नहीं फुलफ़िल कर पाई। तो इसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए मतलब वो कर दिया गया, आप कह लीजिए कि इंक्रीज़ कर दिया गया, कि मतलब 2010 से टारगेट फिर 2020 का रख दिया गया। और चूँकि अभी ये 2020 तक भी फुलफ़िल नहीं हो पाया तो हमने इसको फर्दर बिकॉज देखिए 2020 ये जो डिकेड था 2011 से 2020 का, उसमें प्रॉब्लम रही पैंडेमिक की। पैंडेमिक आया था 2020 के स्टार्टिंग में। अब पैंडेमिक के आने से स्कूल एजुकेशन हो गया बंद, सभी चीज़ें बंद हो गई थी, उस वक्त लॉकडाउन लग गया था। तो जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने तो ऑनलाइन फैसिलिटी का यूज किया, पर जो गवर्नमेंट के प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल है वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इक्विप्ड नहीं है। बिकॉज ना तो स्कूल में वो फैसिलिटीज़ हैं, ना ही बच्चों के पास वो लैपटॉप या फिर आप कह लीजिए कि टैबलेट्स की वो सुविधा है, ठीक है, ना उनके पास कंप्यूटर है, ना हर बच्चे को मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है। बिकॉज बेसिकली गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में बिलो पॉवर्टी लाइन या बहुत पुअर हाउस होल्ड के बच्चे पढ़ते हैं। तो जो मेन एजुकेशन सेक्टर को जो सेटबैक लगा वो गवर्नमेंट सेक्टर में लगा, वो भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन को, ठीक है। तो हमने पहले 10 साल में यूनिवर्सल एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन अटेनमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाए। देन टारगेट 2011 से 2020 के लिए रखा गया, अगेन हम उसमें लैग कर रहे हैं। देन इट हैज़ बीन फर्दर आप इसको कह सकते हैं कि आगे बढ़ा दिया गया। और जब तक हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर लेते हैं कि हम 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे दें, इंश्योर कर दें, तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के पास होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी कि अगर आप रूरल इंडिया में जाएं, ठीक है, अगर आप विलेजेस में जाएं इंडिया के, तो वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि चूँकि मैंने कहा ना कि प्राइमरी स्कूल या जो अपर प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल है गवर्नमेंट की, वहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड या पुअर हाउस होल्ड के बच्चे पढ़ते हैं। अब इन हाउस होल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनकी इकोनॉमिक नेसेसिटीज़, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हैं, ये फैमिलीज़ उन बच्चों को अपने फैमिली बिजनेस में एम्प्लॉय करती हैं या तो अपने फार्म एक्टिविटी में इंगेज रखती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बच्चे घर में छोटा मोटा काम, मतलब फैमिली बिजनेस में छोटा मोटा काम कर रहे हैं, फार्म एक्टिविटी में इंगेज हैं, घर से सामान ले जाना लाना, खाना पहुंचाना, मतलब छोटी मोटी काम, खेत से घर पे समाचार लेके जाना, घर से कोई चीज़ खेत तक लाना। तो इस तरह के चीज़ों में इंगेज होने की वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को भी रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने CLPR एक्ट को 2012 में तो अमेंड किया ही, जिससे कि बच्चों की कॉमर्शियल गेन के लिए या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट कर दिया, और अगर कोई ऐसा करता है तो पनिशेबल ऑफेंस हो गया। फिर इस CLPR एक्ट को 2016 में फर्दर अमेंड किया गया और राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ मर्ज कर दिया गया। तो 2016 में क्या अमेंडमेंट हुई?
तो जो बदलाव हुआ वो ये था कि सरकार ने CLPR एक्ट में ये लिख दिया कि जो भी 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हैं उनको सिर्फ फैमिली ओन बिजनेस या फैमिली फार्म एक्टिविटी में ही एम्प्लॉय की जा सकती है, या फिर बच्चों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एम्प्लॉय की जा सकती है। ठीक है, बच्चों को होम सर्वेंट बनाना पनिशेबल ऑफेंस है। तो जो भी फैमिली ओन बिजनेस, फैमिली फार्म एक्टिविटी या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बच्चों को एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न बनाया तो गया, मतलब एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट या तो ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ होनी चाहिए या तो आफ्टर द स्कूल आवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ड्यूरिंग स्कूल आवर्स अगर कोई भी फैमिली अपने बच्चे को अपने घर के काम में लगाती है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा, यानी पेरेंट्स भी ये नहीं कर सकते। तो 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे का स्कूल आवर्स में, अगर हॉलीडेज़ नहीं है स्कूल आवर्स है, तो उसका सिर्फ एक काम है कि स्कूल में जाके बैठे रहना। वो वहाँ जाके पढ़े ना पढ़े दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, पर उसको स्कूल अटेंड करना ही होगा। दैट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट अंडर दिस एक्ट। तो फिर इससे क्या हुआ कि राइट टू एजुकेशन एक्ट और CLPR एक्ट को मर्ज कर दिया गया। तो अब इससे जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे कि उनको लगता था कि ये एक हेल्पर हैंड है, ठीक है, छोटे मोटे काम करेगा, तो अब लोकल अथॉरिटी के पास ये पावर आ गई कि वो इन सभी हाउस होल्ड के पास जाकर बोल सकते थे कि देखो नए कानून के तहत, CLPR एक्ट का मतलब है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, ओरिजिनली 1986 में बना था, 2012 में अमेंड किया गया, फर्दर 2016 में अमेंड किया गया। तो इस एक्ट ने लोकल अथॉरिटी को एम्पावर कर दिया है, अथॉरिटी दी कि अब वो हर विलेज एरिया या रूरल एरियाज़ में जो भी पेरेंट्स उनको जाके सीधे बोल दें कि देखो स्कूल टाइम पे मंडे टू फ्राइडे जो भी स्कूल आवर्स हैं बच्चे को स्कूल भेजना ही होगा। ओके, और हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, ठीक है, और इस एक्ट ने उनके ऊपर एक तरह की ऑब्लिगेशन भी पुट कर दी, मतलब तो कहने का मतलब है कि आज की डेट में हम यूनिवर्सल एलिमेंट्री स्कूल अटेनमेंट के काफ़ी नज़दीक हैं। गवर्नमेंट के पास काफ़ी सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हर रीजन में अब स्कूल्स हैं, 2-4 गांव के बीच में गवर्नमेंट स्कूल आपको मिल ही जाएगा। थोड़ी सी इंडिया के बहुत सारे स्टेट में जो प्रॉब्लम है वो है स्टूडेंट टीचर रेशियो का। अगर आप केरला तमिलनाडु में जाके देखेंगे तो जो पर टीचर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो लेस हैं एज कम्पेयर टू पर टीचर जो यूपी बिहार में आपको स्टूडेंट की रेशियो मिलेगी। तो थोड़ी सी टीचर्स की आप ये कह लीजिए कि जो भर्ती है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हर बच्चे का प्रॉपर टेक केयर हो सके, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन को लेके। तो आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान तो चल ही रहा है, मिड डे मील स्कीम भी चल रहा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट को CLPR एक्ट के अंदर मर्ज कर दिया गया और इन सारे चीज़ों को गवर्न कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और ये आपका MHRD का स्कूल एजुकेशन को लेकर डिपार्टमेंट है। तो ये सब तमाम डेवलपमेंट हैं। और फाइनली जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आर्टिकल 45 के ये जो इंस्ट्रक्शन था उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तो फिर आर्टिकल 45 में बचा क्या? तो आज इस अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 45 चूँकि इस अमेंडमेंट से अगर आर्टिकल 21A आया तो आर्टिकल 45 भी अमेंड हुआ। तो आर्टिकल 45 को अमेंड करके ये लिख दिया गया कि आर्टिकल 45 ओके स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स। यानी कि अब आर्टिकल 45 का जो नेचर है वो ये है कि सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि 0 से 6 साल के हर बच्चे को अर्ली एजुकेशन और चाइल्ड केयर मिले। और जब हम चाइल्ड केयर की बात करते हैं तो उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तमाम टाइप ऑफ चाइल्ड जस्टिस एंड मेनी थिंग्स फॉर द चाइल्ड केयर। तो ये तो आर्टिकल 45 राइट टू एजुकेशन एक्ट और बाकी आर्टिकल 21A को लेकर था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।